गुड इवनिंग। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल थ्योरी पे। आप देख सकते हैं यहां पे यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, एक महान मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं इनको, और एक शिक्षा शास्त्री जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया और आज की वर्तमान परिस्थितियों में काफी उपयोगी है। तो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर 2005 में इनका निधन हुआ है, यानी रिसेंट में हम कह सकते हैं करीबन 20 साल पहले। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसको हम इकोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं, यानी परिस्थिति परक या पारिस्थितिकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये दरअसल हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे चारों तरफ का पर्यावरण हमारे विकास में हमारी मदद करता है। आप सोचिए, आपके चारों तरफ जो भी परिवेश आपको मिलता है, जो भी एनवायरमेंट मिलता है, ये हमारे डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अब शुरुआत में यदि बात की जाए तो हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट रहता है वो परिवार का है, जिसमें हमारी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होती है। और बाद की अवस्थाओं में यदि हम देखें तो हमारा ये जो दायरा है ये बढ़ता चला जाता है। हमारे इस डेवलपमेंट पे, यानी हम कह सकते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी रहता है और इनडायरेक्ट भी रहता है। तो उसी की चर्चा हम यहां पर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर है, इनके सिद्धांत का नाम पूछ लिया जाता है तो नाम क्या होगा इसका? इकोलॉजिकल थ्योरी, यानी हिंदी में क्या बोल सकते हैं, परिस्थिति परक सिद्धांत। इसके बाद आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि परिस्थिति के ये सिद्धांत है क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा है ये, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी शाखा जो जीवों का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। मान लो जैसे हम हैं, तो हमारा पर्यावरण के साथ किस तरह से संबंध स्थापित होता है, किस तरह से वो हमारे डेवलपमेंट में या हमारे पर प्रभाव डालता है, उसको यहां पर स्टडी किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, अब आगे हम बात करते हैं यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का विकास का जो सिद्धांत है, यानी परिस्थिति परक सिद्धांत। उसमें व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। यानी हमारे डेवलपमेंट में अभी तक तो क्या माना जा रहा है कि हमारे डेवलपमेंट में जो हमारे सीखने के सिद्धांत इस तरह की चीजें हैं वही रोल प्ले करती है, हेरिडिटी रोल प्ले करती है। लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी? हमारे चारों तरफ का पर्यावरण। और यह पर्यावरण कब हमारे पे इतना ज्यादा प्रभाव डाल देता है और किस तरह से आज हम डेवलप हुए हैं, इसको बड़ी बारीकी से हमारे में ट्रांसमिट किया जाता है। यानी ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये हमारा अभी तक का जो जीवन बीता है उसमें डेली हमारे पे इस तरह के प्रभाव पड़ते रहे। तो यहां पर चारों तरफ का जो परिवेशीय कारक है हमारे, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसका यहां पर रोल बताया है, किस तरह से रोल पड़ता है। जैसे मैंने कहा, हमारे पड़ोसियों का किस तरह से हमारे पे प्रभाव पड़ेगा, हमारा जो पीयर ग्रुप है, हमारे जो साथी होते हैं उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। हम स्कूल में लगभग 12 वर्ष बिताते हैं, उसके बाद कॉलेज में, विश्वविद्यालय में हम अपना समय बिताते हैं, उसका किस तरह से प्रभाव आता है। या फिर हम बात करें हमारे दोस्तों पर हमारे माता पिता का प्रभाव कैसे पड़ता है। हमारे माता पिता जहां पर कार्य करते हैं वहां से वो अनुभव लेकर आते हैं और हम अपने स्कूल से अनुभव लेकर जाते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। आपके दोस्तों पे भी आपके माता पिता का प्रभाव रहा, आपके दोस्तों का आपके माता पिता पे, आपके परिवार पे भी उनका प्रभाव आया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपस में इंटरेक्शन यहां पर होती रहती है। आगे हम इसमें बात करें इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी व्यूज द person is developing within a complex system of relationship affected by multiple levels of surrounding environment। यानी हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है उसके विभिन्न स्तरों पर यहां पर वो एक दूसरे से एजेंट जितने भी हैं हमारे, उनसे प्रभावित होता रहता है। अब मान लीजिए शुरुआत में है तो किसी अलग रूप में प्रभावित हो रहा है, बाद की अवस्थाओं में क्या होगा, अलग रूप में। और ध्यान ये रखना है कि जो हमारी ये जितनी एजेंसीज की मैंने बात की ना, जैसे यहां पर डेवलपिंग विद इन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप अफेक्टेड बाय मल्टीपल लेवल्स, यानी विभिन्न स्तरों पर वो प्रभावित होता है। और ये स्तर हमारे समय के अनुसार, जिसको उसने क्रोनोलॉजिकल सिस्टम भी कहा है, समय के अनुसार परिवर्तनशील, यानी उनका प्रभाव एक जैसा नहीं रहता बल्कि बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे, जब आप मान लीजिए 4-5 साल के थे, तब परिवार का प्रभाव कैसे पड़ता था और आज परिवार का प्रभाव कैसे पड़ता है। आप उसी परिवार के हिस्से हैं, लेकिन उस समय आपके अनुभव कुछ और थे, आज आपके अनुभव कुछ और हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। उस समय आपके दोस्तों का प्रभाव किस तरह का रहा आप पर, आज आपके दोस्तों का प्रभाव आप पे किस तरह से है। तो यहां पर कुल मिला के हम बात करने वाले हैं 5 एनवायरमेंटल सिस्टम की। कितने? यहां पर 5 एनवायरमेंटल सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। इन 5 एनवायरमेंटल सिस्टम में एक हमारा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। एक सिस्टम हमारा कौन सा कहलाएगा? माइक्रो सिस्टम। दूसरा हमारा कौन सा है? मीजो सिस्टम। माइक्रो यानी लघुमंडल, ये हमारा सबसे इनरमोस्ट लेयर है। यानी इस तरह से जब मान लीजिए आप इसको
इस तरह से दर्शाना शुरू करेंगे तो सबसे जो आंतरिक हमारी लेयर है वो हमारी क्या कहलाती है, माइक्रो सिस्टम। इसके बाद हमारा कौन सा सिस्टम आता है, मीजो सिस्टम आता है। इसके बाद आता है हमारा मीजो सिस्टम, और मीजो सिस्टम के बाद हमारा आता है कौन सा, एक्सो सिस्टम। इसके बाद कौन सा है, एक्सो सिस्टम, यानी ये हमारा क्या है, बाह्य मंडल। और फिर इसके बाद आता है हमारा मैक्रो सिस्टम यानी वृत्त मंडल। ये हमारा क्या कहलाएगा, मैक्रो सिस्टम। और इन सिस्टम में समय के अनुसार, यानी यहां पर ये जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए हैं, समय के अनुसार किस तरह से इन्होंने हमें प्रभावित किया है, वो सब हमारा किस में आएगा, क्रोनो सिस्टम में आएगा। यानी ये हमारा किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है किसको, समय को। क्रोनो मीन्स टाइम, यानी ये किसको दर्शाएगा, टाइम को दर्शाएगा। तो इस तरह से ये चारों लेयर हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब इसमें से एक एग्जांपल हम ले तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। देखिए, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये आप हैं, ये कौन है, आप हैं, यानी पर्सन। इसमें हमने किसको रखा, पर्सन। अब पर्सन के और ये चारों तरफ यहां पर जो मंडल फैला है इसको बोलते हैं क्या, लघु मंडल, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रो सिस्टम। इस माइक्रो सिस्टम में वो सारी एजेंसीज, वो सारे यहां पर साधन, या हम कहे वो सारे उसके पर्यावरण कारक हैं जो जिनसे उसका प्रत्यक्ष जो है मेलजोल होता है, प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन उससे होती रहती है। तो इसमें क्या आएगा, जिनसे वो प्रत्यक्ष तौर पे मिलता जुलता है या प्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभाव आते हैं। जैसे आप घर तो जाते ही होंगे, माता पिता से मिलते ही होंगे, दोस्तों से मिलते होंगे, स्कूल में आप जाते होंगे। क्या आपने ये ऐसा महसूस नहीं किया कि इनसे तो हमारी डेली कम्युनिकेशन हो जाती है और एक दूसरे को प्रभावित हम करते रहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी लघु मंडल में, इसमें परिवार आएगा, इसमें हमारा जो रिलीजियस एनवायरमेंट यानी धार्मिक परिवेश है, आप जिस घर में रहते हैं उसमें धर्म तो होगा, है या नहीं, आप किसी मजहब को मानने वाले, धर्म को मानने वाले होंगे। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि जी बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने अपने धर्म पर विचार दिए हैं, वहीं पे जैसे मैं कार्ल मार्क्स की बात करता हूं, उन्होंने कहा रिलीजन जो है वो ओपियम, यानी हम ये कह सकते हैं अफीम की तरह है, लाइक ओपियम। अब वो यहां पर धर्म को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे। वहीं पे एमाइल दुर्खिम को जब आप पढ़ेंगे, या हम कहें और जो पॉजिटिव विंग के व्यक्ति रहे, वो ये मानते थे कि नहीं, ये हमारे समाज के लिए बड़ा हेल्दी है, होना चाहिए। और इससे बहुत सारी, हमें देखिए, धर्म को हर बार हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कई बार हमारी पॉजिटिव हीलिंग भी करते हैं। मैं अपने एक क्लाइंट की यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि उसने मुझे बताया कि वो पहले ड्रिंक करते थे, लेकिन उसने ड्रिंक छोड़ दी। जब मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूं। और किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आप जब ये शराब पीते हैं तो वो व्यक्ति आपके अंदर जो बैठा हनुमान है वो भी पीता है और आपको उसकी कसम नहीं पीनी चाहिए। उस व्यक्ति ने शराब छोड़ दी। अब सोचिए कि यहां पर मैं ये मानता हूं कि कई बार हम आडंबर में इस तरह की चीजों में भी चले जाते हैं, तो रिलीजन कई बार हमारी उन समस्याओं से निकलने में हमारी मदद भी करता है और कई बार हमें उस तरफ भी लेके जा सकता है। जैसे यहां पर मान लीजिए कई बार रिलीजियस बिलीफ हमारे ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम एक दूसरे के प्रति इस तरह का व्यवहार दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। तो यहां पर धार्मिक परिवेश की बात की मैंने, पास पड़ोस इसलिए कहा जाता है बड़े, मैं तो कई बार यूट्यूब पे सुनता हूं, कई महान विचारकों ने भी कहा कि भाई ऐसा है, बाकी सब बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी बदलना मुश्किल होता है। आगे हम बात करें साथी सहयोगी यानी इट मींस पीयर ग्रुप और विद्यालय, ये कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो हमारे माइक्रो सिस्टम के पार्ट हैं और जिससे हमारा डेली सरोकार होता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, ये सबसे इनरमोस्ट लेयर और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो हमारे पर आता है वो इसी मंडल का आता है। इसके बाद का जो मंडल है, ये जो आप देख रहे हैं सेकंड जो लेयर हमारी है, इसको क्या कहा जाता है, ये वाली जो लेयर है ये आपकी क्या कहलाएगी, हाँ जी, ये कहलाएगी कौन सा, हमारा मीजो सिस्टम यानी मध्य मंडल। अब मीजो सिस्टम में क्या होता है बता सकते हैं आप मुझे? मीजो मंडल में ये जो हमारा लघु मंडल है यानी जो हमारा माइक्रो सिस्टम है, इसके आपस में इंटरेक्शन कैसे है, आपस में एक दूसरे पर कैसे प्रभाव पड़ता है, उसको यहां पर स्टडी किया जाता है। जैसे विद्यालय का मेरे पर क्या प्रभाव पड़ा, मेरे साथियों पर क्या प्रभाव पड़ा, या साथियों का मेरे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा, मेरे पास पड़ोस का मेरे परिवार पे या मेरे पे क्या प्रभाव पड़ा, मेरा उन पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी ये जो हमारे किसके माइक्रो सिस्टम की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी एजेंट हैं, इनका आपस में एक दूसरे पर क्या प्रभाव आता है उसको यहां पर स्टडी किया जाता है। इसलिए आपने यहां पर दोनों तरफ ये लगा देखा होगा, इसको हम आपस में इंटरेक्शन से स्टडी करते हैं। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? इसके बाद जो हमारा आता है वो कौन सा आता है, बाह्य मंडल आता है।
अब बाह्य मंडल यानी एक्सो सिस्टम की जो मैंने बात की थी, इस एक्सो सिस्टम में क्या है, जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शामिल किया जाता है दूर दराज के। जैसे मान लीजिए आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय बिताते हैं, अच्छा उसमें भी दोस्त होंगे, और सोशल मीडिया पे जो चीजें चलती हैं आपके दोस्तों द्वारा या कोई व्यक्ति कहता है, उनका भी हमारे पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर परोक्ष रूप से हमारे पर आता है। तो यहां पर बाह्य मंडल में जो हमारे जन संचार की चीजें हैं, जैसे अभी मैंने बात की, चाहे वो न्यूज़पेपर है या जो भी ब्रॉडकास्ट या इस तरह की चीजें हैं, या जो आपका वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है। अब देखिए कार्यस्थल पर आप जाते हैं, वहां किस तरह के दोस्त आपको मिले, किस तरह का वहां का आपका वर्क कल्चर है, उसका प्रभाव भी आप पर पड़ना शुरू होता है। वहां से आप अनुभव लेकर अपने घर जरूर लौटते हैं। आगे हम बात करें जो हमारे पड़ोसी हैं, ये सारी चीजें किस में आएंगी, हमारे बाह्य मंडल में, लेकिन ये हमारे बिल्कुल पास की नहीं है, ये हमारे एक्सटेंडेड हैं। जैसे आपके रिश्तेदार तो होंगे, वो सारे यहां पर इसमें शामिल किए जा सकते हैं, जिनसे डेली प्रत्यक्ष तौर पे नहीं होता है, लेकिन हम किसी ना किसी वजह से उनसे टच में जरूर हैं। इसके बाद यहां पर बात की जाती है, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज भी इसमें हम काउंट कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा क्या आता है, व्रत मंडल यानी मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होगा, हमारी जितनी आइडियोलॉजीज हैं, जितने हमारी विचारधाराएं हैं, या हमारे जो बिलीफ हैं, जो हमारे विश्वास हैं, और इसके अलावा जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे कस्टम हैं, हमारे ट्रेडिशन हैं, वो सब हमारे इस हिस्से के हैं। या हम कहें जो हमारे एटीट्यूड हैं, हमारे लॉ, जो हमारे कानून हैं, वो सब किस में आते हैं, हमारे व्रत मंडल में, और वो भी हमें किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष रूप से हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे को प्रभावित करते रहते हैं। और ये जो आपने देखा यहां पर समय के अनुसार, देखिए ये काल यानी समय के अनुसार इन एजेंसीज का प्रभाव एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। तो उसको किससे दर्शाते हैं हम, क्रोनो सिस्टम यानी घटना मंडल से, इसको हम कह सकते हैं घटना मंडल। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से आप समझेंगे। यहां पर आपने देखा होगा कि एक फादर या एक व्यक्ति है जिसने एक छोटी सी लड़की को अपने गले से लगाया, लेकिन इसमें यहां पर बताने क्या चाहते हैं यूरी साहब, वो हम देखें। इन इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी डेवलपमेंट अकर्स विद इन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिल्कुल है, बिल्कुल जटिल रूप से ये आगे बढ़ता है। ऑफ रिलेशनशिप, किसका, जो हमारे रिश्तों का है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। अब मैं बहुत सारे यूट्यूब पे एक व्यक्ति को सुनता हूं, कहते हैं उसने बड़ी पोस्ट छोड़ दी और उसके बाद आजकल वो प्रचार करता है, और उसने कहा कि भाई हम हर चीज एडवांस चाहते हैं। हर चीज एडवांस कैसे, मोबाइल फोन है उसका एडवांस वर्जन चाहिए, गाड़ी है वो भी एडवांस लेटेस्ट चाहिए आपको, हर चीज जो है नई चाहिए, घर उसका स्ट्रक्चर नया चाहिए, यानी आप आज हर चीज नहीं चाहते हैं। तो उसने कहा कि फिर हमारी कल्चर पुरानी क्यों है, तो उसने कहा कि वो भी, उसमें भी बदलाव होना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि वहां पर जिन वस्तुओं की वो बात करें वो भौतिक है, और जिन वस्तुओं को बदलने की बात करें वो मानवीय हैं, उनको एकदम से नहीं बदला जा सकता। हम अपने माँ बाप को छोड़ के कहां जाए एकदम से, हम अपनी परंपराओं या अपनी जितनी भी समाज में जो चीजें हैं उनको एकदम से छोड़ के नहीं भाग सकते। आज मान लीजिए मैंने उपदेश दिया और जाते जाते आपने जाके घर वालों को अल्टीमेटम दे दिया कि लो जी आज मैंने पढ़ लिया है और उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से जिए और सब रिश्ते छोड़ दें, क्या इससे हमारे संसार आगे बढ़ेगा? नहीं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, मानवीय जो चीजें हैं उनको एकदम से नहीं बदला जा सकता। अब मान लीजिए मेरे पिताजी जो है वो पुराने ख्यालात के हैं, तो एकदम से मैं भले ही जो है आधुनिक विचारधारा लेकर उस घर में जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप गलत हैं, आप यहां से निकल जाएं या मैं यहां से निकल जाता हूं। नो, हमें उनके साथ रहना है और धीरे धीरे जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसमें थोड़ा बहुत संशोधन के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो यहां पर यदि बात की जाए रिलेशनशिप अफेक्टेड बाय मल्टीपल लेवल्स, मल्टीपल लेवल है इसमें, आपने देखा होगा शुरुआत में जो हमें लेवल मिला कौन सा, माइक्रो सिस्टम है, मीजो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, देन मैक्रो सिस्टम। दिस फादर ग्रीट्स हिज डॉटर एट द एंड ऑफ द स्कूल डे एंड द गर्ल्स एक्सपीरियंस एट द स्कूल, यानी बच्ची ने कहां से, स्कूल से अनुभव। और स्कूल कैसी एजेंसी है, माइक्रो सिस्टम वाली है, यानी ये कौन सी एजेंसी हमारी, माइक्रो सिस्टम का पार्ट है। एंड द फादर एक्सपीरियंस एट वर्क प्लेस, और यहां ये उसके लिए कौन सा है, एक्सो सिस्टम का पार्ट है। अफेक्टेड फादर डॉटर इंटरेक्शन, यानी इस बच्ची और पिता का जो यहां पर इंटरेक्शन हो रहा है वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वो वहां से अनुभव लेकर आया, वो वहां से अनुभव लेकर आया, तो ये एक दूसरे को जरूर प्रभावित करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे एक रिलेशन में है, अच्छा वो पुलिस में है, और अब पुलिस में रहते हैं तो वहां पर जायज सी बात है, उनमें एक टेंडेंसी क्या होती है, गेस करें, वो है शक्की प्रवृत्ति, यानी सस्पिशियस पर्सनैलिटी कई बार बना लेते हैं वो, तो वो हर चीज में जो है शक डालते हैं। तो ऐसे में वो अपनी लड़की को जो है बड़ा शक की दृष्टि से देखते। अब यहां पर आप सोचें उसमें ये व्यवहार किस वजह से विकसित हुआ होगा, वो कहां से वो गुण लेकर आए,
तो मैं मानता हूं वैसे भी हमारी पर्सनैलिटी में कई बार इस तरह के ट्रेट डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी कई बार हमें इसके लिए प्रवोक कर देता है। तो ये हमें ध्यान, अब मान लो आप सब टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर की एक फितरत होती है, वो जाते ही वहां दूसरों को जानकारियां पूछना शुरू कर देता है या नहीं? तो वो किसका प्रभाव आ रहा है? उसके वर्क एक्सपीरियंस, जो भी उसको वर्क कल्चर मिला उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो वहां पर हो सकता है वो स्पोर्ट्स की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले। वहीं पे मान लीजिए आप कपड़े वगैरह का कार्य करते हैं तो दूसरे की ड्रेस को देखें। मान लीजिए आप ब्यूटी का काम करते हैं तो उस तरह से उन चीजों पर ध्यान दें। तो ये तो हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें जी इसमें माइक्रो सिस्टम, यानी द इंडिविजुअल सेक्स एज हेल्थ, ये सब यहां पर है इंडिविजुअल की। और यहां पर देखिए स्कूल है, पीयर्स है, नेबरहुड या प्ले एरिया जो उसका प्ले ग्राउंड है प्रत्यक्ष रूप से होगा। जो उसके रिलीजियस ग्रुप हैं जो उसके घर में या उसके आस बिल्कुल पास में, हेल्थ सर्विसेज हैं, फैमिली है, ये सब किसका पार्ट है? माइक्रो सिस्टम। और इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या प्रभाव पड़ता है हम किस में स्टडी करेंगे? मीजो सिस्टम में। और जो हमारा एक्सो सिस्टम है इसमें नेबर्स हैं, लीगल सर्विसेज हैं, सोशल वेलफेयर सर्विसेज हैं, मास मीडिया है, ये सब हमारा किस में आता है? फैमिली और फ्रेंड्स। ये हमारा एक्सो सिस्टम है। और इसके अलावा मैक्रो सिस्टम में हमारी क्या चीज आती है वो आप देख चुके हैं, यानी यहां पर एटीट्यूड्स हैं, हमारे आइडियोलॉजीज ऑफ द कल्चर। इस तरह से आप इसको स्टडी कर लीजिए, बस इससे बाहर नहीं पूछेगा क्वेश्चन। यानी यहां पर आपने क्या देखा? इंडिविजुअल, ये मान लो कोई इंडिविजुअल है और ये इसका माइक्रो सिस्टम है। इस माइक्रो सिस्टम में आपने देखा कि ये सारी चीजें हैं माइक्रो सिस्टम के पार्ट। क्या क्या? इमीडिएट फैमिली। अब देखो मैंने कहा ना दो तरह के परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली और इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट जिसमें आप सर्वाइव करें, जिसमें अभी आप रह रहे हैं। और यहां पर आगे हम बात करते हैं, जैसे ये है एक्सटेंडेड फैमिली। तो यहां पर आगे हम बात करें नेबरहुड है, प्ले एरिया है, चाइल्ड केयर सेंटर फॉर और स्कूल्स हैं जो उसके, क्योंकि बच्चा है तो बाल बाटिका, आंगनवाड़ी या इस तरह की चीजें ही मिलती हैं, चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं। तो ये यहां पर इसको प्रभावित करती हैं। और इसके साथ साथ ये आपस में एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रही है इसको स्टडी किस में करते हैं? ये लिखा भी है मीजो सिस्टम में। और इसके बाद फिर से हमारा क्या आ जाएगा? जैसे वर्क पैलेस की मैंने बात की थी, उसके फादर जॉब पे जाते हैं, वहां से मैक्रो सिस्टम यानी सॉरी एक्सो सिस्टम का पार्ट है। फ्रेंड्स एंड नेबर्स की बात करें, यहां पर एक्सटेंडेड फैमिली की, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की। अब लास्ट में हमारा जो बचता है दैट इज मैक्रो सिस्टम। और इसमें वैल्यूज हैं, लॉस है, वर्क पैलेस है, और यहां सॉरी वर्क पैलेस नो, यहां पर कस्टम, ये एक्सो सिस्टम है, सॉरी। हाँ जी, क्लियर है यहां? और ये जो आप यहां ब्राउन कलर का देख रहे हैं ये हमारा क्या है? क्रोनो सिस्टम है। ये समय के अनुसार उसमें परिवर्तन को दर्शाता है। फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि पिक्चर से, चीन में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आप 1000 सूचनाएं देने के बजाय वहां पर उसकी एक तस्वीर दिखा दें तो यह माना जाता है कि वह 1000 सूचनाएं देने के बराबर है। इसलिए पिक्चर से आप इस चीज को समझिए। हाँ जी, क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए। एस्टेट 2020 लेवल 1। ब्रॉन फैन ब्रेनर के जैव परिस्थिति के मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि किसके उदाहरण हैं? यानी अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन फैन ब्रेनर्स बायोलॉजिकल मॉडल द पेरेंट्स सिबलिंग ऑफ द चाइल्ड आर एग्जांपल ऑफ, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके भाई बहन हैं, किसका पार्ट है? माइक्रो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। तो यहां पर वो किसका पार्ट है? माइक्रो सिस्टम का। कोई डाउट इसमें? तो माइक्रो सिस्टम का पार्ट है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की, ये ब्रूनर का हम बाद में करेंगे, अभी ब्रॉन फैन ब्रेनर का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज, ये ब्रूनर है। ओके, ब्रॉन फैन ब्रेनर के अनुसार बच्चे के मैक्रो सिस्टम, मैक्रो यानी जो वर्ग तंत्र है, में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? आपने देखा होगा ये क्या है? माइक्रो सिस्टम। ये यहां पर इंटरेक्शन जो स्टडी होती है किसमें? मीजो सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा एक्सो सिस्टम, और फिर इसके बाद आता है हमारा क्या? हाँ जी, मैक्रो सिस्टम, है ना? एक्सो और फिर मैक्रो। इसमें पूछा है कि मैक्रो सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? संस्कृति, विद्यालय, नियम कानून, मूल्य। तो जो हमारा स्कूल है वो किसका? वो तो माइक्रो सिस्टम का पार्ट है ना, ये तो माइक्रो सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा मैंने बात की थी कल्चर की, लॉ की, कस्टम की, ट्रेडिशन की, वैल्यूज की, वो सब किस में आएगा? हमारा वर्ग तंत्र यानी मैक्रो सिस्टम। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? स्कूल बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन फैन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी स्टूडेंट्स फैमिली पीयर्स एंड स्कूल। यानी देखिए यहां पर बच्चे का परिवार, उसके जो साथी संगी हैं और उसका जो स्कूल है, इन्फ्लुएंस हिज और हर डेवलपमेंट एंड दे बिलोंग टू। हाँ जी, तो किससे संबंधित है? यहां पर ब्रॉन फैन ब्रेनर के परिस्थिति की सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं। और ये किससे संबंध रखते हैं ये आपको बताना है।
ये किससे संबंध रखते हैं? सूक्ष्म तंत्र, यानी यहां पर क्या बनेगा? माइक्रो सिस्टम। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? ये किससे संबंधित है? हमारे माइक्रो सिस्टम यानी सूक्ष्म तंत्र से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स पेरेंट्स वर्क पैलेस एज पर द ब्रॉनफेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। यानी यहां पर पूछा है ब्रॉनफेन-ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल, यानी इसका जो वर्क पैलेस है वो निम्नलिखित में से किस तंत्र में समाहित है? किस में शामिल होगा? वो सूक्ष्म का पार्ट है, वृत्त का है, मीजो का, एक्सो का, यानी यहां पर पूछा है माइक्रो, मैक्रो, मीजो, एक्सो। यानी पिता का जो वर्क पैलेस है, कार्यस्थल, वो किसका पार्ट है? वो एक्सो, यानी एक्सो यानी वो किसका पार्ट है? एक्सो का, है ना। अब तो जैसे एक्सो की एड देखिए आपने, मोटीन वगैरह की आती है ना, भागो एक्सो आया, इस तरह से। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, एक होता है हमारा बाहरी तंत्र, एक होता है वृत्त तंत्र। जो बाहरी है वो हमारा कौन सा? एक्सो सिस्टम है। जो बड़ा तंत्र है, वृत्त तंत्र है, वो हमारा मैक्रो सिस्टम है। तो इसमें मैंने बताया था जो फादर का वृत्त पैलेस है, या हम बात करें किसकी, यहां पर जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, जो हमारे दूर दराज के मित्र हैं, या जो हमारे जनसंचार के साधन है, सोशल मीडिया वगैरह, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? तो ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल के एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आप एस्टेट करें या सीटेट करें या DSSB की हम बात करें, KVS की बात करें, तो इस सिद्धांत से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप सो कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ओके, थैंक यू।